हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है और लूसेंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सबको लिया हुआ है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। लास्ट में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इन 75 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में जो है कृषि के हमें सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ साइट से मिलते हैं। ठीक है, प्राचीन जो है हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे पड़ती है, बलूचिस्तान में पड़ती है मेहरगढ़। यहाँ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछा गया है कि मनुष्य ने जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इंसानों ने जो है तांबा का प्रयोग करना इस्तेमाल किया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी। भारत में जो पूरा पाषाण कालीन औजार थे उनकी खोज जो है किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है। प्राचीनतम जो आहत के सिक्के थे उन्हें जो है साहित्य की भाषा में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें साहित्य की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, कासार्पण कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कासार्पण। ठीक है फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी जो है प्रीवियस की परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। आज़ादी के बाद जो है 1947 के बाद भारत के किस राज्य में जो है हड़प्पा संस्कृति के जो है सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा संस्कृति के स्थल कहाँ पे खोजे गए थे, गुजरात में खोजे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले। यह भी प्रश्न मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की जो है किस स्थल पे बृहत स्नानागार के अवशेष मिले थे, मोहनजोदाड़ो पे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो पे जो है बृहत स्नानागार के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कौन सी लिपि थी जो सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, भाव चित्रात्मक लिपि जो थी सर्वाधिक प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य में से मिले। तो कृषि के साक्ष्य हमने बताया था मेहरगढ़ से मिले थे, लेकिन ध्यान रखिएगा चावल के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे, तो रंगपुर से मिले थे। ठीक है, रंगपुर कहाँ पे पड़ता है, रंगपुर पड़ता है गुजरात में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। आग में जो मिट्टी पकाई जाती थी उसको हड़प्पा संस्कृति में क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, टेराकोटा के नाम से जाना जाता था आग में पकी हुई मिट्टी को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी के प्रमाण मिले। पूर्णतः जो है किलेबंदी रहती थी, कौन सी ऐसी साइट थी जो चारों तरफ से जो है किलेबंदी जिस पर हुई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कालीबंगा में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा में जो थी। कालीबंगा पड़ता कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में ऐसे आप ध्यान कर सकते हैं कि राजस्थान में जो है बहुत सारे जो है राजवाड़ों के किले वगैरह बने रहते थे, तो यहाँ पर इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कालीबंगा भी जो है चारों तरफ से किलेबंदी इसमें भी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत के प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथ में जो है भारत का प्राचीन नाम जो पहले क्या नाम था, भारतवर्ष था, तो इसका उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, महर्षि पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया है अष्टाध्यायी, जिसमें भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? किस पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में हमें बताया गया है, मौर्य वंश से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त होती है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण या फिर विष्णु पुराण? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण में। ठीक है, विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में जो है अधिकारी जो होते थे, विशिष्ट जन होते थे, उनको क्या कहा जाता था अधिकारियों को? तो रत्नीन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा रत्नीन। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा अधिकारियों को रत्नीन के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था को क्या कहा जाता था? जो संस्था होती थी, जो राजा के एडवाइजर होते थे आप कह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सभा और समिति। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह भी मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जो है क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? हमारा जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वह किस उपनिषद से लिया गया है? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? ठीक है, लोहे के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमने 3 आपको बता दिए, कृषि के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिलते हैं, चावल के साक्ष्य रंगपुर से मिलते हैं, और लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, एटा यूपी में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में जो है त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उनमें जो है बौद्ध ग्रंथ की जो है सारे उपदेशों का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो है बौद्ध ग्रंथ के किस त्रिपिटक में जो है भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश का उल्लेख मिलता है? ठीक है, भगवान बुद्ध ने जो धर्म के बारे में उपदेश दिए वह किस पिटक में बताया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश जो है किस पिटक में मिलते हैं? हमें सुत्त पिटक में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुत्त पिटक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए थे, आप सबको पता होना चाहिए। पहले जो थे ऋषभ देव थे और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गौतम बुद्ध का तो हम सब जानते हैं कि सारनाथ में उन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया था, लेकिन महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? ठीक है, बौद्ध कुल टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी फ्रेंड्स, उन चारों को आप डिटेल में देख लीजिएगा। हमने ऑलरेडी चैनल पे अपनी वीडियो डाल रखी है बौद्ध धर्म के बारे में, उसमें हमने सभी को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पूरा बौद्ध धर्म एक तरफ से बताया हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया जाता है, और कहाँ पे किया जाता है इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, राजगृह में किया जाता है। ठीक है, राजगृह में इसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पे महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था? ध्यान रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी वो हुई कहाँ पे थी? तो ध्यान रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, यह एकमात्र ऐसी संगति थी जो बिहार के बाहर हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी
की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा कल्हड़ ने, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कल्हड़। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य में किसका शासक था? मगध साम्राज्य का शासक उस समय कौन था जब सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था? तो ध्यान रखिएगा घनानंद थे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद जी जो है उस समय मगध के शासक थे जब सिकंदर ने इस पे मगध पे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एरड़ अभिलेख में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एरड़ अभिलेख में हमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत में आया था? मेगस्थनीज जो था किसके शासनकाल में जो भारत में आया था? तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे जिनके शासनकाल में जो है मेगस्थनीज भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेख में जो है किन लिपियों, जो अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, उनमें जो है किन लिपियों में उत्कीर्ण किए गए हैं, किन लिपियों में जो है उन्हें लिखा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक या फिर ये सभी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी लिपियों में जो है अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वह लिखे गए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मौर्य प्रशासन में सिर्फ, माफ कीजिएगा यहाँ पे सिर्फ नहीं शीर्ष होगा, ठीक है। मौर्य प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी, उच्च अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीर्थ कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी होते थे उनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यहाँ से कई टाइप के प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जो है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध, ठीक है। पहला प्रश्न यही बन जाता है। उसके बाद यह पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध में जो है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ध्यान रखिएगा उपगुप्त से, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सम्राट अशोक ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर क्या निर्धारित की गई थी? मौर्य शासन काल में जो है भू राजस्व की जो दर थी क्या निर्धारित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1/6 भाग, ठीक है। 1/6 भाग जो है भू राजस्व की दर निर्धारित की गई थी मौर्य शासन काल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने कराया था? सुदर्शन झील कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जीर्णोद्धार जो है किस शासक ने करवाया था? ध्यान रखिएगा किसने करवाया था? रुद्र दामन ने कराया था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक किया गया था? ठीक है, गांधार और मथुरा शैली जो है उसका विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? प्राचीन जो चोला डायनेस्टी थी उसके संस्थापक जो है कौन थे? प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन थे? कारिकाल जी थे, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कारिकाल। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? कारिकाल थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम चेर वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था? प्रथम जो चेर वंश थे उन्होंने किन राज्यों पर, भारत के किन राज्यों पर शासन किया था? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और केरल पे किया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चेर वंश के जो शासक थे उन्होंने तमिलनाडु और केरल पे शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? यह भी प्रश्न मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। पांड्य राजवंश जो थे उनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे थी? मदुरै में थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने जो है इसमें डिटेल में बताया नहीं है, हमने सभी सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं, उन्हीं को करा रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमने प्राचीन काल को एकदम डिटेल से बताया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चीन के यात्री फाहियान, ठीक है, फाहियान कहाँ का यात्री था? चीन का था। वह किसके शासनकाल में जो है भारत में आया था?
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। फायान जो है किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, उसको आप जाके जरूर देखिएगा, जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें हमने इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ है। तो गुप्त शासन में जो है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किस शासक को, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयागराज में स्थित प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जो कि प्रयागराज में स्थित है। इसकी रचना किसने की थी, तो यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिशेड़ ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हरिशेड़ ने की थी। आगे बढ़ते हैं, हुड़ों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है। किस गुप्त शासक को जाता है जिन्होंने हुड़ों के आक्रमण से भारत को बचाया था, तो ध्यान रखिएगा स्कंदगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। जब हुड़ों का आक्रमण भारत पे हुआ तो उस समय जो है भारत में किसका शासन था, स्कंदगुप्त का। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गुप्ता डायनेस्टी को। ठीक है, गुप्ता काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जी प्रश्न हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा उसको पड़ के नाम से जाना जाता था। जैसे वर्तमान में भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, वैसे मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसे पड़ के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। हमने अभी अभी बताया था, उपगुप्त से जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा मेगस्थनीज ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मेगस्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं, और मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था हमने बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, प्राचीन भारत में कह रहा है, ध्यान रखिएगा, विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा भी था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। ठीक है, कौशाम्बी में कोई विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, यह एक जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तक्षशिला जो था प्राचीन नगर है, वह किससे नदियों के बीच स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, प्राचीन भारत में एक लिपि थी, वह कौन सी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ध्यान रखिएगा खरोष्टी लिपि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, किस जो है सभ्यता की समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनकी जो है समकालीन थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इनकी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। घोड़े के सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा सुरकोटदा से मिलते हैं। ठीक है, सुरकोटदा जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिलते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन जो है किस प्रदेश में स्थित है सिंधु घाटी का जो है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है कालीबंगा? राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का पंतनगर, ठीक है, पत्तनगर जो है बंदरगाह, पहले बंदरगाह को पत्तनगर के नाम से जाना जाता था। तो सिंधु घाटी के समय में जो बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह था वह कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा लोथल था, ठीक है। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, वह सिंधु सभ्यता के समय में प्रमुख बंदरगाह था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा श्री गुप्त को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। श्री गुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त ने, ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो है सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा संस्कृत थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास जो थे किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर हर्षवर्धन के? तो ध्यान रखिएगा कवि कालिदास जी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है राजकवि थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? फाहियान जो है चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? हमने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? शायद रिपीटेड प्रश्न हो गया, कविराज के नाम से, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो महाधिराज था। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसे कविराज के भी नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ठीक है, स्कंदगुप्त को किस जो है स्तंभ लेख में सक्रोपम के नाम से जाना जाए या कहा गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहोम स्तंभ लेख, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? हमने बताया था बुद्ध विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है यह सब किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन हुए? जैनियों के पहले, जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए, हमने आपको बताया। तो पहले कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। पहले ऋषभ देव थे, 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और जो स्तूप थे यह किस धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। स्तूप, विहार, मठ ये सब जो है किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है, किसके शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश जो है दिए जा रहे थे? ध्यान रखिएगा किसके शासनकाल में दिए जा रहे थे? बिंबिसार के, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र थे बिंबिसार। इनके जो है शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों धर्मों के उपदेश दिए जा रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन देखने को मिलता है? ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा जो है। तो किस ग्रंथ में जो है हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है कृष्ण के बारे में वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया है? ठीक है, जैन धर्म में जो साहित्य है उनका संकलन जो है किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा प्राकृत और अर्धमागधी, ठीक है। प्राकृत जो है लिपि है और अर्धमागधी, ठीक है, भाषा में जो है इनका संकलन किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कौन थी? प्रजापति गौतमी जी थी, ठीक है।
प्रजापति गौतमी जो थी महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी भी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। यह बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ठीक है, भगवान महावीर के जो है प्रथम शिष्य कौन हुए? तो ध्यान रखिएगा, जमाली। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे। यह जो है इनके प्रथम शिष्य थे महावीर प्रसाद के। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? ध्यान रखिएगा, महाकश्यप ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अजातशत्रु जो थे उस समय राजा थे, इनका शासन चल रहा था उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, किसको जाना जाता था? अजातशत्रु को जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जो है यूपी पुलिस में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अवंतिका। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस जो है निकाय में उपलब्ध है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन 16 महाजनपदों के बारे में जो है अंगुत्तर निकाय में देखने को वर्णन इनका मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।